इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अक्सर जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपने मन में कई सारे सवालों के जवाब तैयार कर लेते हैं और जब इंटरव्यू लेने वाला आपसे सवाल पूछता है तो आप उसी हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सवाल होता है जहां पर आप कंफ्यूज रहते हैं। इंटरव्यू लेने वाला जब आपसे ये पूछता है कि आप सैलरी कितनी लोगे, हालांकि इस सवाल का जवाब भी आप अपने मन में पहले से ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन अपने जवाब को लेकर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहते। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर के सामने मैं अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा ना बता दूं, और कहीं ऐसा भी ना हो कि अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस को मैं कम बता दूं, जिससे कि मेरा नुकसान हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर नेगोशिएशन की कला नहीं होती है और न ही आपने इस कला को निखारने के लिए कभी सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं गौहर परवेज और आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, हाउ टू इम्प्रोवाइज एग्रीमेंट इन ए केओटिक वर्ल्ड, जिसे लिखा है माइकल व्हीलर ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नेगोशिएशन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से दो लोग अपने डिफरेंसेस पर समझौता करते हैं, और अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो नेगोशिएशंस वो कला है जिसके माध्यम से आप अपनी बात लोगों से मनवाते हैं, और इस तरह से मनवाते हैं जहां पर आपकी बात को मानने वाले को बुरा भी ना लगे और आपके लिए भी बेहतर हो। लेखक की माने तो कई बार ऐसा होता है जहां पर हम अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और अपनी बातों से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। आगे लेखक हमें ये भी बताते हैं कि हमारी आम जिंदगी में नेगोशिएशन का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं तो आपको आर्ट ऑफ नेगोशिएशन की इस चर्चा से बेहद फायदा होगा। लेखक माइकल व्हीलर की माने तो आज के इस केओटिक वर्ल्ड में हर इंसान को नेगोशिएशन की कला आनी ही चाहिए, जिससे जिंदगी के हर पहलू में हमें विन विन सिचुएशन ही मिले। दोस्तों, इस चर्चा में आपको लेखक द्वारा कई सारे टिप्स और सुझाव दिए जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने अंदर नेगोशिएशन की आर्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ इस चर्चा में आप पहले डायलॉग से लेकर डिसीजन मेकिंग तक, यानी नेगोशिएशन के पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझेंगे। लेखक कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ही कमाल की होती है, और कोई भी बिजनेस डील करने से पहले या फिर किसी बड़े इंटरव्यू से पहले ऐसे लोग नर्वस भी होते हैं, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट होने से ऐसे लोग अपनी नेगोशिएशन स्किल्स में चार चांद लगा देते हैं। इस किताब की चर्चा में आपको कई सारे उदाहरण, कहानियां और केस स्टडीज मिलेंगी जिनके माध्यम से आपको नेगोशिएशन की कला को समझने में और भी आसानी होगी। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे नेगोशिएशन के पूरे प्रोसेस को और इस स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जाए, और इसकी टेक्निक को भी हम सीखेंगे। एम्ब्रेसिंग केओस। याद है दोस्तों, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करते थे तब एग्जाम से पहले हम जमकर पढ़ाई करते थे, और एग्जाम के दिन हम अपनी पूरी तैयारी अच्छी तरह से करके जाते थे। इस तैयारी का नतीजा ये होता था कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते थे, और अच्छे नंबर लाने का श्रेय हम अपनी पूरी तैयारी को ही देते थे। लेकिन जब बात नेगोशिएशन की आती है तो इसमें कोई भी तैयारी काम नहीं आती है। लेखक की माने तो किसी भी चीज के लिए तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन बात जब नेगोशिएशन की होती है तो नेगोशिएशन एक ऐसी गली है जिसके दो रास्ते होते हैं। हम इस प्रोसेस को करने के लिए कोई भी स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जो इंसान हमारे सामने बैठा है वो हमसे कितना समझदार और बुद्धिमान है। ना ही हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बात पर किस तरह से रिएक्ट करेगा और किस तरह से एक्शन लेगा। इसी के संबंध में लेखक माइकल व्हीलर का कहना है कि जब भी हम नेगोशिएशन करें तो हमारे दिमाग में कुछ भी प्री प्लान नहीं होना चाहिए। हमें शुरू से अंत तक फ्लेक्सिबल
और एडेप्टेबल होना चाहिए। अगर हम पहले से ही अपने दिमाग में एक फिक्स्ड प्लान लेकर चलेंगे तो शायद हम नेगोशिएशन करके अच्छी डील नहीं पा पाएंगे। लेखक माइकल व्हीलर जे शेल्डन का किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म में मैनेजर के पद पर कार्य करने वाले जे शेल्डन ने एक छोटी सी केबल टीवी कंपनी $8 मिलियन में खरीदी थी। हालांकि इस इंडस्ट्री के बारे में जे शेल्डन को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके जय ने अपनी इस केबल कंपनी को चला लिया था। जब जे शेल्डन की कंपनी चलने लगी तो जय ने दूसरे शहर की केबल कंपनियों को खरीदने की सोची। दूसरे शहर की कई कंपनियों से बातचीत करके जय को एक केबल कंपनी ने खुद को बेचने के लिए $15 मिलियन की मांग रखी। जय शेल्डन को केबल कंपनी के मालिक की यह डिमांड अनरियलिस्टिक लगी। जय इस कंपनी को $12 मिलियन में खरीदना चाहता था, लेकिन कंपनी के मालिक को यह मंजूर नहीं था। इसके बाद जय शेल्डन ने केबल कंपनी के सामने एक अनूठा ऑफर रखा। इस ऑफर में जय ने अपनी ही कंपनी को $15 मिलियन में बेचने का प्रस्ताव केबल कंपनी के मालिक के सामने रखा। केबल कंपनी के मालिक ने जय शेल्डन की कंपनी को छोटा बताकर इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जय ने भी हार नहीं मानी और काउंटर ऑफर करते हुए उसे $14 मिलियन का ऑफर दिया। यानी जिस दाम पर जय ने इस कंपनी को खरीदा था, लगभग दुगने दाम पर बेचने का ऑफर केबल कंपनी के मालिक को दिया। यहां पर जय बायर से सेलर बन चुका था। अंत में जय शेल्डन को यह डील मिल गई थी। इस कहानी के संबंध में लेखक कहते हैं कि जय कुछ भी प्लान करके नहीं आया था और उसका नतीजा यह हुआ कि डील लेने की बजाय जय को डील मिल गई। लेखक की माने तो जय ने मौका देखा और इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए ही एक डील बना ली और उस डील को बड़ी ही समझदारी के साथ क्लोज भी किया। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर जय सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलाता तो शायद विन विन सिचुएशन में नहीं रहता। लेखक माइकल व्हीलर की माने तो अच्छी नेगोशिएशन वही है जहां पर इम्प्रोवाइजेशन हो। हमें इंसान और माहौल के हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए। जब भी हम किसी से कोई बिजनेस डील करें तो हमें सामने वाले के मूड और माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नेगोशिएशन पूरी तरह से ब्लफ और ट्रेडिंग पर चलता है, लेकिन लेखक इसे गलत ठहराते हुए कहते हैं कि नेगोशिएशन में प्रीफरेंस, ऑप्शंस और रिलेशनशिप भी बेहद जरूरी है। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेगोशिएशन पर असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके रिलेशनशिप बिजनेस डील करने वाले के साथ अच्छे हैं तो आपको नेगोशिएशन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी और आप इस तरह से नेगोशिएट करेंगे कि दोनों ही पार्टी विन विन सिचुएशन में आ जाएं। लेखक माइकल व्हीलर दुनिया के बेहतरीन नेगोशिएटर में से एक टॉम ग्रीन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि टॉम ग्रीन का मानना है कि नेगोशिएशन में केओस यानी अराजकता होनी चाहिए। लेखक की माने तो जब टॉम ग्रीन केओस की बात करते हैं तो उनका सीधा मतलब यह होता है कि नेगोशिएशन हमेशा से एक अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस रहा है, चाहे वो कितना छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस होने की वजह से इसमें उथल पुथल या केओस होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान आपको केओटिक माहौल को एम्ब्रेस और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जब आप इस माहौल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको नेगोशिएशन करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेखक की माने तो कई बार ऐसा भी होता है, छोटे छोटे मूव्स और जेस्चर्स भी नेगोशिएशन की दिशा को बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर बिजनेस डील करने वाले इंसान के साथ जरूरत पड़ने पर थोड़ा फ्रेंडली भी हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे के पैशन के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि सामने वाली पार्टी के मन में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और हो सकता है कि आपके लिए ये फायदेमंद भी हो। लेखक माइकल व्हीलर के हिसाब से इफेक्टिव नेगोशिएशन वही है जिसमें लर्निंग हो, एडेप्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग हो, यानी लर्निंग, एडेप्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग की साइकिल बनी हो, और ज्यादातर नेगोशिएशन में इन तीनों चीजों का अहम योगदान रहता है। लेखक इसको समझाते हुए कहते हैं कि नेगोशिएशन में लर्निंग का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी आप
नेगोशिएशन करें, आप सामने वाली पार्टी से सीखें, उनके बात करने के तरीके को समझें और उनके माइंडसेट को परखने की कोशिश करें। जब धीरे धीरे नेगोशिएशन की बात आगे बढ़ती जाए तो आप उन्हें अपनी नेगोशिएशन की प्रायोरिटी को बताएं और इस नेगोशिएशन से आपकी क्या उम्मीदें हैं ये भी उनसे शेयर करें और अपनी प्रायोरिटी से उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। जब उन्हें आपका प्रपोजल समझ में ना आए तो आप अडेप्ट करें। आप प्रपोजल को बदलें और इस तरह से बदलें कि सामने वाली पार्टी को आपके प्रपोजल में दिलचस्पी आए और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसी लर्निंग, इन्फ्लुएंस और एडेप्ट की साइकिल को हर डील में रिपीट किया जाए। लेखक कहते हैं कि जब तक हम नेगोशिएट नहीं करते हैं तब तक हमें मालूम ही नहीं होता कि आखिरकार हमारा इंटरेस्ट किस में है। लेखक माइकल व्हीलर का यह मानना है कि कभी कभी नेगोशिएशन की वजह से ही हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमें खुशियां मिलती हैं और जो हमारे हित में ही होती हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा नेगोशिएशंस के दौरान इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने गोल्स, इंटरेस्ट और ऑल्टरनेटिव को भी दिमाग में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए नेगोशिएशन एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। आपका लिया गया एक्शन और जेस्चर सामने वाली पार्टी को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी। अ मैप ऑफ द पेरिनीज। कॉन्फिडेंस एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। न जाने हमें कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर लोगों ने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते बड़ी बड़ी मुश्किलों और बाधाओं को पार किया है। इसी के संबंध में लेखक माइकल व्हीलर हमें स्विस आल्प्स में फंसे हुए सैनिकों की कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले स्विस आल्प्स में सैनिकों की एक टुकड़ी फंस गई थी। पहाड़ियों से निकलने का कोई रास्ता न होने की वजह से सभी सैनिक बुरी तरह से डरे और घबराए हुए थे। लेकिन एक सैनिक की जेब में पहाड़ियों से बाहर निकलने का एक नक्शा मिला। आपस में कंसल्ट करके सभी सैनिकों ने यह निर्णय लिया कि पहाड़ों पर एक शेल्टर 3 दिन के लिए बनाते हैं और जब 3 दिन बाद मौसम सही हो जाएगा तो सभी लोग आर्मी बेस की तरफ लौट चलेंगे। और फिर 3 दिन बाद सभी सैनिक सकुशल वापस आर्मी बेस की ओर लौट आए। सभी सैनिकों के वापस लौटने पर बेस के कमांडिंग ऑफिसर को यकीन ही नहीं हुआ और फिर उस ऑफिसर ने सैनिक से वो नक्शा मांगा जिसको फॉलो करके सैनिकों की टुकड़ी वापस आई थी। जब कमांडिंग ऑफिसर ने नक्शे को देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि नक्शा पूरी तरह से गलत था। किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर कैसे गलत नक्शे की मदद से सैनिकों ने स्विस आल्प्स को पार कर लिया। लेखक माइकल व्हीलर की माने तो इसके 3 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला, नक्शे ने सैनिकों के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था कि अब वो इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। भले ही नक्शा गलत था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेखक कहते हैं कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है तो आप कैसी भी परिस्थितियों से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन था कि गलत नक्शे ने सभी सैनिकों के अंदर इम्पेटस यानी मोटिवेशन भर दिया था और सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा एक्सप्लेनेशन यह था कि गलत नक्शे ने सभी सैनिकों के अंदर अवेयरनेस और विजिलेंस यानी सतर्कता डाल दी थी और जिसकी वजह से सभी सैनिक एकजुट होकर प्लान बनाने लगे और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते रहे। लेखक कहते हैं कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इम्पेटस यानी मोटिवेशन और विजिलेंस हो तो आप किसी भी पहाड़ रूपी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और किसी भी नेगोशिएशन एग्रीमेंट को अपने हक में कर सकते हैं। लेखक माइकल व्हीलर के हिसाब से जब भी आप नेगोशिएशन के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएं तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या मुझे नेगोशिएट करना चाहिए या नहीं? दूसरा सवाल, नेगोशिएट करने का सही समय क्या है, या नेगोशिएट करने का जो वक्त चुना है वो सही है या नहीं? तीसरा सवाल, नेगोशिएशन करते समय पूरी तरह से रिस्क लेना चाहिए या नहीं? लेखक की माने तो ये तीनों सवाल आपको नेगोशिएशन के दौरान एक मजबूत प्लान बनाने के लिए एनकरेज करेंगे। लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज नेगोशिएबल है और अगर आप लोगों से नेगोशिएट करने के लिए बोलेंगे ही नहीं तो लोग नेगोशिएट करेंगे भी नहीं।
हालांकि लेखक ये भी कहते हैं कि कभी कभी लोगों से नेगोशिएशन के बारे में पूछना रिस्की साबित होता है। इसी के संबंध में लेखक हमें अरविंद गुप्ता की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि प्राइवेट जॉब करने वाले अरविंद गुप्ता समुद्र किनारे एक छोटे से घर में रहते थे और उनके पड़ोस में एक बूढ़ी दंपत्ति रहती थी जो अरविंद को अपने बेटे के समान समझती थी। बूढ़ी दंपत्ति ने अपने घर को बेचने का फैसला लिया। किसी और को ना बेचकर उन्होंने अरविंद को $2.5 मिलियन में बेचने का फैसला किया। क्योंकि अरविंद इतना अमीर नहीं था, लेकिन इस ऑफर को उसने अपने एक दोस्त जिसका निक नेम वेल्दी बिल था उसको बताया। वेल्दी बिल ने अरविंद से इस ऑफर को नेगोशिएट करके $2.5 मिलियन से $2.25 मिलियन पर लाने को कहा। अरविंद ने इस ऑफर को बूढ़ी दंपत्ति के सामने रखा। इस ऑफर को सुन के बूढ़ी दंपत्ति नाराज हो उठी और अरविंद को ऑफर देने से मना कर दिया। बाद में उसी बूढ़ी दंपत्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को $11 मिलियन में एक ब्रोकर को बेच दिया। लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि इस उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें नेगोशिएट नहीं करना चाहिए और जो डील मिल रही है उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। लेखक की माने तो जब भी आप किसी बिजनेस डील के लिए जाएं या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आपके पास सामने वाली पार्टी या क्लाइंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रायोरिटीज, टेम्परामेंट और ट्रस्टवर्दीनेस। वही बात जब इंटरव्यू लेने वाली कंपनी की आती है, तो आपको इंटरव्यू से पहले कंपनी किस तरह से सिलेक्शन करती है और किस तरह सैलरी पैकेज ऑफर करती है और नेगोशिएट करती है, ये जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। लेखक के हिसाब से नेगोशिएशन करते वक्त हमें कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये खुद से उम्मीद लगाए रहना चाहिए कि हम सामने वाली पार्टी को जो भी ऑफर देंगे या जो काउंटर ऑफर देंगे वो लॉजिकल होगा। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर सामने वाली पार्टी सोचने पर मजबूर हो जाए। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें ऑफर देने वाली पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाए रखनी चाहिए। कभी कभी हाईली एम्बिशियस होने पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। जो भी बिजनेस की डील हम करने जाते हैं, उस डील की हमें रियलिटी पता होनी चाहिए। हमें सामने वाली पार्टी से हवाई बातें ना करके हमें जो भी ऑफर देना है उसे कॉन्फिडेंटली सामने रखना चाहिए। लेखक के हिसाब से अगर कोई ऑफर आपको एक्सेप्टेबल लग रहा है तो उसे एक्सेप्ट करने में बिल्कुल देरी ना करें और ऐसा बिल्कुल ना सोचें या करें कि जो एक्सेप्टेबल ऑफर आपको मिल रहा है उसे और ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करें। लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज को लेकर नेगोशिएट करें तो आप कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ ही करें और आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप कोई भी बिजनेस डील अपनी नेगोशिएशन स्किल्स के दम पर क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। अगर आप नेगोशिएट करने आए हैं तो सामने वाला भी नेगोशिएट ही करने आया है। अंत में लेखक कहते हैं कि नेगोशिएशन करने के दौरान खुद आपको ही सोचना है कि किस ऑफर में रिस्क लेना है या फिर नहीं। आप अपने लिए रिस्क लेने की लिमिट बना लें और जो भी रिस्क लेना हो उसे लिमिट के अंदर लें। नेगोशिएशन के दौरान कॉन्फिडेंस और कॉशन का प्रॉपर बैलेंस बनाएं। प्रोस्पेक्शन। भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम भविष्य को लेकर न जाने कितने सारे प्लान बना लेते हैं, न जाने कितनी तैयारियां करते हैं और उन तैयारियों के हिसाब से चलते भी हैं। खैर, बनाई गई तैयारियों पर चलकर कुछ हद तक हमारे प्लान सफल भी होते हैं और जबकि कुछ प्लान में हमें सफलता मिलती ही नहीं है। लेखक की माने तो जब भी हम नेगोशिएशन करने जाएं तो सबसे पहले एक सॉलिड स्ट्रेटेजी जरूर बना लें और कोई भी नेगोशिएशन करने से पहले उसकी तैयारी करना बेहद जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए लेखक माइकल व्हीलर हमें अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वो और उनके एक दोस्त ने नेशनल हॉकी लीग यानी NHL के सभी जनरल मैनेजर के लिए एक नेगोशिएशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड करवाई। इस वर्कशॉप का मकसद सभी जनरल मैनेजर्स को नेगोशिएशन के लिए तैयार करना था, क्योंकि NHL में सभी खिलाड़ियों के लिए एक सैलरी कैप निर्धारित थी, यानी सैलरी कैप के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा रकम किसी भी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी।
इस वर्कशॉप में सभी जनरल मैनेजर्स को यह सिखाया जाता था कि किस तरह से सही खिलाड़ी को सही दाम पर खरीदा जाए। इसके लिए लेखक ने सभी जनरल मैनेजर्स को 2 टीमों में बांट दिया। एक टीम में जनरल मैनेजर को एजेंट का रोल दिया गया और दूसरी टीम में जनरल मैनेजर को जनरल मैनेजर का ही रोल दिया गया। सभी को अनसाइंड प्लेयर्स का रिज्यूमे और स्टेटिस्टिक दे दिया गया। हालांकि किसी भी जनरल मैनेजर को यह नहीं पता था कि सबको एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे लेखक कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एजेंट और जनरल मैनेजर के 2 पेयर बांट दिया गया और सबसे 3 सवाल पूछे गए। पहला, कि वो किस तरह से नेगोशिएट करेंगे। दूसरा, वो किस तरह से अपना ऑफर या डिमांड रखेंगे। और तीसरा, आखिर दूसरी पार्टी का वॉक अवे क्या होगा। इस वर्कशॉप में यह पाया गया कि ज्यादातर टीमें एजेंट द्वारा एक्सेप्ट या डिसाइड किए गए मिनिमम अमाउंट से कम अमाउंट पे करने को तैयार थी और ज्यादातर मामलों में एजेंट और जनरल मैनेजर के बीच में कोई सही एग्रीमेंट बन ही नहीं पाया। कई पार्टिसिपेंट्स तो हजारों डॉलर के गैप में थे, यानी जो निर्धारित सैलरी कैप थी उससे हजारों डॉलर पीछे थे। इस वर्कशॉप से यह भी निष्कर्ष निकला कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को नेगोशिएशन स्टेलमेट लग रहा था, यानी इस ऑफर से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला था और दोनों ही पक्ष किसी भी ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले थे। लेखक की माने तो सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया गया ऑफर नॉन नेगोशिएबल लग रहा था। इसी के संबंध में लेखक कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स नेगोशिएशन को अपने एक्सपीरियंस और अपनी टीम मैनेजमेंट के तरीके से कर रहे थे, जबकि नेगोशिएशन करने के लिए स्किल्स और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। इसलिए ज्यादातर केस में एनएचएल की सभी टीम बढ़िया खिलाड़ियों को लेने के लिए जूझती रहती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि एनएचएल टीम के सभी जनरल मैनेजर्स नेगोशिएशंस को विन लॉस सिचुएशन की तरह लेते हैं। आगे लेखक हमें डील ट्रायंगल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी हम कोई डील करें तो 3 ऐसे फैक्टर या बाउंड्रीज हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहले फैक्टर में हमारी खुद की बेसलाइन होती है, यानी इसमें आप आउटकम निकालते हो या फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको डील में क्या फायदा मिलेगा और कितना मिलेगा। दूसरे फैक्टर में दूसरी पार्टी की बेसलाइन होती है, यानी इसमें दूसरी पार्टी क्या पॉसिबल एग्रीमेंट दे सकती है, इसके बारे में गहन चिंतन किया जाता है। तीसरे फैक्टर में एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस और इंटरफेरेंस आता है, जिसकी वजह से डील करने वाली पार्टियां ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाती हैं। लेखक के हिसाब से इन तीनों फैक्टर से ही वर्केबल आउटकम निकलता है और किसी भी डील या नेगोशिएशन को इन्हीं तीनों फैक्टर्स के इर्द गिर्द करना चाहिए। इन तीनों फैक्टर्स के बाहर जाकर किसी भी तरह का नेगोशिएशन करना डील ब्रेकर साबित हो सकता है। आगे लेखक माइकल व्हीलर हमसे अपनी खुद की बेसलाइन बनाने के लिए कहते हैं और उनके हिसाब से खुद की बेसलाइन बनाने के लिए हमें 3 जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप है स्टैब्लिश एंड बेंचमार्क डील। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई डील करने जाएं तो उसके लिए आप पहले एक बेंचमार्क बना लें, यानी एक ऐसा पॉइंट तय कर लें जहां पर आप डील को आगे लेकर नहीं जाएंगे और सामने वाली पार्टी जो भी आपको नेगोशिएटेड एग्रीमेंट दे रही है उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका नॉन एग्रीमेंट ऑल्टरनेटिव कमजोर है तो आपको डील में उम्मीदों से कम मिलेगा और आपको यह लगेगा कि आप यही डिजर्व करते हैं। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट पैकेजेस। जब भी आप कोई डील करते हैं तो कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चीजों को आपको सामने वाली पार्टी को देना होता है। डील में आपको यह पता लगाना होता है कि जो चीज आप दे रहे हैं और जो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज वैल्यू में बराबर है या नहीं, और वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको पाकर या फिर खोकर आप विन विन सिचुएशन में ही रहें। तीसरा स्टेप है एंटिसिपेटिंग लाइकली चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि डील के दौरान जो कुछ भी आपकी करंट प्रायोरिटी है उसको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदल लेना और शायद इस दौरान आप कुछ नया सीख भी जाएं। लेखक की माने तो यह सोचना काफी रिस्की होता है कि दूसरी पार्टी किस चीज को वैल्यू देती है, क्योंकि दूसरी पार्टी हमेशा अपने नजरिए से ही सोचती है और अपने हिसाब से ही डील करना चाहती है।
इसमें बस एक रफ एजम्पशन ही लगा सकते हैं। लेखक के हिसाब से डील क्रैक करने के लिए आप जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि डील आपके अपने फेवर में हो जाए। अंत में लेखक कहते हैं कि नेगोशिएशन के दौरान हमें कभी भी अपने विजन को लिमिटेड करके नहीं रखना चाहिए। हमें सारी पॉसिबिलिटीज पर नजर दौड़ानी चाहिए। हमें सामने वाली पार्टी के बेसलाइन का भी आकलन अच्छी तरह से करना चाहिए और साथ ही साथ हमें यह भी अपने दिमाग में रखना होगा कि हम सामने वाली पार्टी की बेसलाइन का आकलन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। हमें अपने गोल को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए जिससे कि हम नेगोशिएशंस या किसी डील को सस्ते में ना करें। प्लान बी। हर काम को करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि उस मेन प्लान पर ही चलकर हम अपने काम को अंजाम दें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारा मेन प्लान फेल हो जाता है, तो ऐसे में हमें प्लान बी की जरूरत पड़ती है। लेखक माइकल व्हीलर की माने तो नेगोशिएशन में भी प्लान बी की जरूरत अक्सर पड़ती है। वैसे देखा जाए तो नेगोशिएशन की छोटी मोटी स्किल्स हमें अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करके सीख ही ली होंगी, लेकिन आज के इस एपिसोड में आप नेगोशिएशन के 9 प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पहला प्रिंसिपल है सेट अ प्रोविजनल गोल। वैसे तो हमें अपने टारगेट और गोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन एक प्रोविजनल गोल के माध्यम से नेगोशिएशन को आप अपने लिए आसान बना सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है हैव ए प्लान बी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका पहला प्लान होता है उससे आपको उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे में नेगोशिएशन की प्रोसेस में आपको दिक्कत ना आए इसके लिए आपको एक बैकअप प्लान रखना जरूरी होता है और इसे ही हम प्लान बी कहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है एनविजन द एंड गेम, यानी जब भी आप नेगोशिएशन करने जाएं तो आपको ये विजुलाइज करना होगा कि नेगोशिएशन आपके लिए अच्छा होगा और इस नेगोशिएशन से सभी पार्टी विन विन सिचुएशंस में होंगी। चौथा प्रिंसिपल है मेक लर्निंग अ प्रायोरिटी। नेगोशिएशन के दौरान या आखिरी में जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपनी प्रायोरिटी जरूर बनाएं और जब कभी आप अगली डील या फिर नेगोशिएशन करने जाएं तो उस सीख को आप इस्तेमाल करें। पांचवा प्रिंसिपल है अडेप्ट व्हेन यू हैव टू। नेगोशिएशन के दौरान आप इस रियलिटी को समझ लें कि सामने वाली पार्टी आपके हिसाब से कोई भी मूव नहीं लेगी और ना ही कोई चीज आपके हिसाब से एंटिसिपेट करेगी। आपको सामने वाली पार्टी के हिसाब से ही चीजों को अडेप्ट करना होगा और अच्छी तरह से नेगोशिएशन करने के लिए आपको इस कला को सीखना ही होगा। छठा प्रिंसिपल है थिंक लाइक ए कॉम्पिटिटर। नेगोशिएशंस की स्किल्स को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर मानिए। इससे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को भी टेस्ट कर सकते हैं। सातवां प्रिंसिपल है बी मल्टीलिंगुअल। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग लोगों से डील या फिर नेगोशिएशन करते वक्त हमें अलग अलग अप्रोच भी अपनानी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो तरीका आप किसी XYZ पार्टी के लिए अपना रहे हैं वो तरीका ABC पार्टी पर भी काम करे। इसलिए जरूरी यह है कि आपके मेथड अलग हों लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स वही सेम होनी चाहिए। आठवां प्रिंसिपल है गार्ड योर एग्जिट ऑप्शन। नेगोशिएशन के दौरान आपको यह मालूम होना चाहिए कि कब किस डील को हां करनी है और कब किस डील को ना करनी है। जहां पर आपके मन मुताबिक डील नहीं मिल रही है वहां पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको उस डील से खुद ही हट जाना चाहिए। नौवां प्रिंसिपल है ऑलवेज बी क्लोजिंग। शुरू से आखिर तक आपका मेन टारगेट बेहतर डील या फिर एग्रीमेंट को क्लोज करने का होना चाहिए। लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी का टेस्ट आपके हारने और जीतने से नहीं होता है, कभी कभी किस्मत भी बहुत अहम किरदार निभाती है। लेखक की माने तो नेगोशिएशन में एक अच्छी स्ट्रेटेजी वही है जिसमें जरूरत पड़ने पर उसमें आप बदलाव कर सकें। एक नेगोशिएटर को अपॉर्चुनिटी का बाहें खोलकर इंतजार करना चाहिए और साथ ही साथ कभी भी फेल होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेखक के हिसाब से हमें क्विक लर्नर होना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमारे अंदर
कमिटमेंट और सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। यानी हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि हम जो भी नेगोशिएशन कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। आगे लेखक माइकल व्हीलर ये भी कहते हैं कि आप नेगोशिएशन इसलिए करते हैं ताकि आपको एक एंड रिजल्ट मिले। आप कोई इंटेलेक्चुअल पजल सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन नहीं करते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि हम जो भी प्लान बनाते हैं वो हमें अच्छे ही लगते हैं, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी हमारे प्लान से बेहतर ऑफर कर रही है तो हमें उस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें खुद के ईगो में नहीं रहना चाहिए। जो इफेक्टिव नेगोशिएटर होते हैं अक्सर उनके अंदर अनसर्टेनिटी और केओस होता है और साथ ही साथ वो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हालांकि उनके कुछ प्लान होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो अपने प्लान को फॉलो ही करें। और ऐसे नेगोशिएटर जब कोई भी डील करने के लिए बैठते हैं तो अपनी करंट सिचुएशन और गट्स फीलिंग्स को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। अंत में लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि पास्ट में मिली सक्सेस को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेगोशिएशन एक ऐसा खेल है जिसे प्रेजेंट में ही खेला जाता है और उसे जीता जाता है। डीलिंग करने के दौरान जो भी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस हो और जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसकी नेगोशिएशन स्टाइल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। और यह भी याद रखें कि किसी डील का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसों पर फोकस करें, बल्कि आपको रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश जरूर करें। नेगोशिएशन के दौरान यह भी कोशिश करें कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो क्लाइंट के साथ अलाइन करें और क्लाइंट उससे कनेक्टेड फील कर सके। प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक बार एक बिजनेसमैन शहर की एक बहुत बड़ी जूते की दुकान पर जूते खरीदने गया था। बिजनेसमैन ने अपने पसंद का जूता खरीद लिया और जब पैसे देने की बारी आई तो उसे यह एहसास हुआ कि वो वॉलेट घर पर ही भूल गया है। उसने दुकानदार से बाद में पैसे देने की बात कही। चूंकि वो शहर का नामी गिरामी बिजनेसमैन था, इसलिए दुकानदार चाहकर भी मना नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही साथ दुकानदार के अंदर ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो बिजनेसमैन उसके जूते की पेमेंट ही ना करे। खैर, उस दुकानदार ने बिजनेसमैन को जूते दे दिए और बिजनेसमैन से कहा कि घर जाकर एक बार जूते चेक कर लीजिएगा। बिजनेसमैन जूते घर ले आया और जूते को चेक करने के दौरान उसने पाया कि दोनों पैर के जूते अलग अलग नंबर के थे। अगले दिन मजबूरन बिजनेसमैन को जूते बदलने वापस आना पड़ा और इस बार सही जूते खरीदकर बिजनेसमैन ने दुकानदार को पूरी पेमेंट कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमने दुकानदार का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा कि किस तरह से दुकानदार ने उस बिजनेसमैन को नाराज भी नहीं किया और अपना नुकसान भी नहीं कराया। लेखक माइकल व्हीलर कहते हैं कि एक अच्छे नेगोशिएटर के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की ही वजह से नेगोशिएटर अक्सर नेगोशिएशन का रुख अपनी ओर मोड़ लेते हैं। लेखक की माने तो ज्यादातर लोग या तो नेगोशिएशन को पसंद करते हैं या फिर नेगोशिएशन को बिल्कुल भी अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेगोशिएशन करना एक बहुत मुश्किल भरा काम है। हालांकि ऐसे लोग ये जरूर मानते हैं कि नेगोशिएशन को किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं किया जा सकता है और नेगोशिएशन भी बिजनेस और पर्सनल लाइफ का एक अहम हिस्सा है। लेखक माइकल व्हीलर का मानना है कि कभी कभी हमारी अच्छाई की वजह से हमें बिजनेस की डील नहीं मिलती है और कभी कभी हमारी बुराई की वजह से हम बिजनेस की डील से हाथ धो बैठते हैं। इसी के संबंध में लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नेगोशिएशन वर्कशॉप के दौरान दो पार्टिसिपेंट्स आपस में बात करते हैं, जिनमें से एक पार्टिसिपेंट ये कहता है कि उसने अपने शॉर्ट टेम्पर की वजह से एक बहुत ही बेहतरीन डील गंवा दी थी। वहीं दूसरा कहता है कि उसने एक बिजनेस डील इस वजह से गंवा दी क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और वो सामने वाली पार्टी को कंसेशन पर कंसेशन दिए जा रहा था, जिससे सामने वाली पार्टी को ये लगा कि वो उसको बेट दे रहा है और कंसेशन को एक चाल समझ के डील से हट गया। लेखक के हिसाब से जब आप किसी पार्टी के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सामने वाली पार्टी की रिस्पेक्ट बनी रहे। भले ही आपके
उसके साथ वो कोई डील ना करे, लेकिन आप उसके आइडिया को और उसकी थिंकिंग को जरूर अप्रिशिएट करें। अगर आप सामने वाली पार्टी के कोर इमोशनल कंसर्न को नजरअंदाज कर देंगे तो हो सकता है आप कितना भी अच्छा ऑफर या काउंटर ऑफर दें, आपकी डील के स्टेलमेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी फीलिंग हमारे परसेप्शन और बिहेवियर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेचर की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों को सुनकर या जिनके बिहेवियर को देखकर आपका खून खौलने लगता है। लेखक की माने तो आप कभी अप कभी डाउन फील करते हैं और कभी कभी रिलैक्स और टेंस भी फील करते हैं, और ये सब डिपेंड करता है आपके सरकमस्टांसेस और दिन पर। लेखक कहते हैं कि एक रिसर्च के अनुसार कुछ इररिलेवेंट फैक्टर्स जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात, ये सब भी आपके नेगोशिएशन पर असर डालते हैं। जिस रूम में बैठकर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं वो रूम अगर साफ सुथरा ना हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप नेगोशिएशन को बेहतरीन अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हम कोई बड़ी बिजनेस डील करने जाएं तो हमारे आसपास का एम्बियंस अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए। लेखक का मानना है कि एक अच्छे नेगोशिएटर को बैलेंसिंग एक्ट बनाकर चलना चाहिए, यानी एक नेगोशिएटर को काम होने के साथ साथ अलर्ट होना जरूरी है, पेशेंट होने के साथ साथ प्रोएक्टिव और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। जब नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा गहमागहमी हो जाती है तो ये सारी क्वालिटीज आपको मदद करती हैं और चीजों को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि विजिलेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नेगोशिएशन के दौरान एक अहम रोल अदा करती है। ये दोनों क्वालिटीज आपको एक तरह से पहले ही साइन दे देती है कि जो डील आप करने जा रहे हैं वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से होगी या नहीं। लेखक माइकल व्हीलर ने दुनिया के कुछ बेहतरीन नेगोशिएटर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान लेखक को यह पता चला कि सभी नेगोशिएटर्स में कई चीजें ऐसी थीं जो कॉमन थी। सभी नेगोशिएटर के मन में नेगोशिएशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ऐसे नेगोशिएटर जिन्हें नेगोशिएशन करना पसंद है वो भी नेगोशिएशन को रिस्क से भरा प्रोसेस मानते हैं। सभी नेगोशिएटर का ये मानना था कि नेगोशिएशन के दौरान अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग से तालमेल बैठाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरव्यू में सभी नेगोशिएटर ने यह भी माना कि नेगोशिएशन के दौरान जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से एंजाइटी होने लगती है। सभी नेगोशिएटर ये भी मानते थे कि डील विन विन नेगोशिएशन और रियल वर्ल्ड हार्ड बार्गेनिंग में एक गैप अभी भी बना हुआ है, यानी विन विन नेगोशिएशन करना अभी भी मुश्किल काम है। लेखक कहते हैं कि जो सीरियस नेगोशिएटर होते हैं वो अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं और उनकी तैयारी दूसरों से बेहतर होती है। जिस मार्केट में वो काम करते हैं उस मार्केट को सीरियस नेगोशिएटर बहुत ही करीब से जानते हैं। जो अच्छे नेगोशिएटर होते हैं वो दूसरी पार्टी के नजरिए से भी चीजों को समझते हैं और फिर उसी हिसाब से डिसीजन भी लेते हैं और अपने अंदर नेगोशिएशन के दौरान बैलेंस और रेजिलेंस भी डेवलप करते रहते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें अपना हॉट बटन को जानना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर हम गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और जब हम उस पॉइंट को जान जाएं तो हमें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएशन के दौरान हमें पूरी तरह से इमोशनली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि हम नेगोशिएशन को लॉजिकल तरीके से कर सकें। हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, यानी अपने प्रेजेंस ऑफ